हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलगा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन भी पाकिस्तान की तरह एक भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि चीन कैसे बना भारत का इतना बड़ा दुश्मन। तो आइए चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन कैसे और कब बना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात है कल या परसों की नहीं है बल्कि करीब 2 दशक पुरानी है, जब मई 1998 में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के रक्षा मंत्री की हैसियत से समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने जब सामरिक दृष्टि से चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 करार दिया था, तो उनके ही कई साथी मंत्रियों ने उनके साथ इस बयान पर नाक भी सिकोड़ी थी, क्योंकि आज की तरह उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी और उसे ही नहीं बल्कि एनडीए की नेतृत्वकारी भारतीय जनता पार्टी को भी तथा यहाँ तक कि उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जॉर्ज का यह बयान नागवार गुजरा था। वामपंथी दलों को तो स्वाभाविक रूप से जॉर्ज की यह साफ गोई नहीं सुहाई थी। यह दिलचस्प था कि संघ और वामपंथियों के रूप में दो परस्पर विरोधी विचारधारा वाली ताकतें इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे दोनों ने अलग अलग कारणों से 1942 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जॉर्ज के इस बयान के विरोध के पीछे दोनों की प्रेरणाएं अलग अलग थी। आपको बता दें कि संघ परिवार जहां अपनी चिर परिचित मुस्लिम विरोधी ग्रंथि के चलते पाकिस्तान के अलावा किसी और देश को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मान सकता था, वहीं वामपंथी दल चीन के साथ अपने वैचारिक विरादराना रिश्तों के चलते जॉर्ज के बयान को खारिज कर रहे थे। कई तथाकथित रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों के समेत मीडिया के एक बड़ी बहुत ही दिलचस्प था कि संघ और वामपंथियों के रूप में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं ताकतें इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे दोनों देश अलग अलग कारणों में 1942 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अब आपको बता दें कि जॉर्ज के इस बयान के विरोध के पीछे भी दोनों की प्रेरणाएं अलग अलग थी। संघ परिवार जहां अपनी चिर परिचित मुस्लिम विरोधी ग्रंथि के चलते पाकिस्तान के अलावा किसी और देश को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मान सकता था, वहीं वामपंथी दल जीवन चीन के साथ अपने वैचारिक विरादराना रिश्तों के चलते जॉर्ज के बयान को खारिज कर रहे थे। कई तथाकथित रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों समेत मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी इसके लिए जॉर्ज को काफ़ी मलामत की थी। जॉर्ज आज भले ही शारीरिक अशक्तता तथा याददाश्त खो चुके होने के चलते मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से बाहर है, लेकिन चीन को लेकर उनका आकलन समय की कसौटी पर लगातार बिल्कुल सही साबित हो रहा है। आपको बताएं कि बीते एक महीने की ताज़ा घटनाक्रम में भी उस आकलन की तस्दीक कर रहा है। वैसे ना तो चीन का खतरा भारत के लिए नया है और न ही उसे आगाह करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस पहले राजनेता रहे हैं। दरअसल चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया था, तब से ही वह भारत के लिए खतरा बना हुआ है। देश को सबसे पहले इस खतरे की चेतावनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी थी। तिब्बत पर चीनी हमले को उन्होंने शिशु हत्या करार देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि वे तिब्बत पर चीनी कब्जे को मान्यता न दें, लेकिन नेहरू ने लोहिया की सलाह मानने के बजाय चीनी नेता चाउ एन लाइन से अपनी दोस्ती को तरजीह देते हुए तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग मानने में जरा भी देरी नहीं की। यह वह समय था जब भारत को आज़ाद हुए महज 11 वर्ष हुए थे और माओ की सरपरस्ती में चीन की लाल क्रांति भी कुल 9 साल पुरानी ही थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू तब समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे, जिसमें चीन से युद्ध की कोई जगह नहीं थी। उधर माओ को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना था कि साम्यवादी कट्टरता के मामले में वे लेनिन और स्टालिन से भी आगे हैं। तिब्बत पर कब्जा उन्हें इसी मंसूबे का नतीजा था। हालांकि तब तक दलाई लामा लहासा में ही रहते थे, लेकिन यह साफ हो चुका था कि उनकी हैसियत सिर्फ एक धर्मगुरु की रह गई है और दुनिया की छत यानी तिब्बत पर लाल सेना काबिज है। इतना सब होने के बावजूद लगभग 1 दशक तक भारत चीन के बीच राजनयिक संबंध बहुत अच्छे रहे। दोनों देशों शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के यहाँ कई यात्राएं की, लेकिन 1960 का दशक शुरू होते होते चीनी नेतृत्व के विस्तारवादी इरादों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें कि भारत के साथ उसके रिश्ते शीतकाल में प्रवेश कर गए। तिब्बत तक जब तक आज़ाद देश था तब तक चीन और भारत के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था, क्योंकि तब भारतीय सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलती थी। लेकिन जब चीन द्वारा तिब्बत को हथिया लिए जाने के बाद वहां तैनात चीनी सेना भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने लगी, तो उन्हीं दिनों चीन द्वारा जारी किए गए नक्शों से भारत को पहली बार जोरदार झटका लगा। उन नक्शों में भारत के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही भूटान के भी कुछ हिस्से को चीन का भूभाग बताया गया था। क्योंकि इसी दौरान भारत यात्रा पर तत्कालीन चीनी नेता चाउ इन लाइन नई दिल्ली में पंडित नेहरू के साथ
हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए शांति के कबूतर उड़ा चुके थे। लिहाजा भावुक भारतीय नेतृत्व को भरोसा था कि सीमा विवाद बातचीत के जरिए निपट जाएगा, मगर 1962 अक्टूबर का महीना भारतीय नेतृत्व के भावुक सपनों के ध्वस्त होने का रहा, जबकि चीन की सेना ने पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला बोल दिया। क्योंकि हमारे प्रति रक्षा कर्णधार भी चीन की ओर से बिल्कुल बेफिक्र थे, लिहाजा हमारी सेना के पास मौजूद सैन्य साजो सामान का अभाव था और नतीजे में भारत को पराजय का कड़वा घूंट पीना पड़ा और चीन ने अपने विस्तारवादी नापाक मंसूबों के तहत हमारे हजारों वर्ग मील जमीन हथिया ली। इस तरह तिब्बत पर चीनी कब्जे के वक्त लोहिया द्वारा जताई गई आशंका सही साबित हुई। चीन से मिले इस गहरे जख्म के बाद दोनों देशों के रिश्ते में लगभग 1.5 दशक तक ठंडापन रहा, जो 1970 के दशक में उत्तरार्ध में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने पर कुछ हद तक खत्म हुआ और दोनों देशों सरकारों के प्रयास से दोनों के बीच एक बार फिर राजदूत स्तर के राजनयिक रिश्तों की बहाली हुई। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते भी बने हुए हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी हो रहा है और दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री और विदेश सचिव स्तर की वार्ताएं भी होती रहती हैं। पिछले 15 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में भी 24 गुना इजाफा हो गया है। चीन की कई नई नामी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। भारतीय कारोबारी भी चीन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद चीन की विस्तारवादी इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई है। कभी कभी तो अपने नक्शों में भी वह जब तब इन इलाकों को भूभाग बता देता है। ताज़ा विवाद के तहत चीन ने जिस तरह कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे भारतीय यात्रियों को रोका और भारतीय सैनिकों पर सिक्किम से लगी अपनी सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया, उसमें लगता है कि वह भारत की बढ़ती कूटनीति सक्रियता को बौखला गया है। चीनी मीडिया ने दोनों देशों के बीच युद्ध की भविष्यवाणी तक कर दी है। चीनी मीडिया में भारत को अमेरिका के इशारे पर काम करने वाला एक मानसिक गुलाम देश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन की मीडिया पर चीनी सरकार का नियंत्रण है और उसमें वही छापा दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। लिहाजा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीनी हुक्मरान भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं और भारत स्थिति राजदूत में भी भड़काऊ बयान दिया है। चीनी राजदूत ने कहा कि गेंद भारत के पाले में है और भारत का यह तय करना है कि किन विकल्पों को अपनाकर तनाव खत्म किया जा सकता है। इस बयान के मुताबिक सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके से भारतीय सैनिकों की वापसी चीन की पूर्व शर्त है। भारत चीन के बीच ताज़ा विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी सेना ने भूटान के कब्जे वाले एक सेक्टर में सड़क पर कटुता बढ़ने की शुरुआत गत अप्रैल में दलाई लामा के अरुणाचल दौरे के समय हुई, जब चीन सरकार के मुखपत्र पीपल्स डेली ने टिप्पणी की कि लगता है भारत 1962 को भूल गया है। हाल ही में उसने यह बात एक बार फिर दोहराई। उसके जवाब में भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सख्त टिप्पणी की थी कि चीन को सिर्फ 1962 याद रहता है, लेकिन उसे 1967 भी याद रखना चाहिए, जब भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। और जेटली ने यह भी कहा था कि 1962 में आज के भारत में बहुत अंतर है। चीन से इस तनातनी की कुछ वजह कूटनीति भी रही है। दरअसल चीन अपने विश्व की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की काव्याद में जुटा हुआ है। अपने पड़ोस में इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उसे भारत नजर आती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आपको बता दें कि भारत के जरिए पश्चिमी देशों से गढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की सदस्यता के मामले में भारत की राह में रोड़े अटका रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी गुट्टों के सरगनों को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की भारतीय कोशिशों को भी उसने कई बार संयुक्त राष्ट्र में वीटो को इस्तेमाल करके नाकाम किया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी भारत से चीन के रिश्ते सहज नहीं हैं। यह सच है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की सैनिक ताकत हमसे कई ज़्यादा है। उसने हमारी सीमाओं तक सड़कों का जाल बिछा रखा है। लहासा तक ट्रेन चलाकर भी बीजिंग की हुकूमत ने अपनी मजबूती बढ़ाई है, तब उसकी थल सेना की आवाजाही हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा सुगम है। ऐसा नहीं कि चीन सिर्फ हमें धमका रहा है, पड़ोसी जापान और वियतनाम से भी उसकी तू मैं होती रहती है। हिंद महासागर में वह अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती मिल रही है। कई मोर्चों में फंसा चीन ऐसे में भारत में युद्ध करेगा ऐसा नहीं लगता। जो भी हो, पर यह तथ्य भी नहीं भूला जा सकता कि चीन अतिक्रमणकारी है और भारतीय भूमि पर उसकी ताज़ा गतिविधि और युद्ध की धमकी एक बार फिर साबित कर रही है कि सामरिक रूप से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। उसकी धमकी से देश में बेचैनी का माहौल बन सकता है। आपको बता दें कि विश्व की यारबाजी में व्यस्त नई दिल्ली के सत्नायक भी यकीनन इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि देश में बेचैनी की ओर बढ़ सकता है।